तो चैप्टर 6 जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अंदर अभी तक हम लोगों ने कितना कवर किया है, उसमें हम लोगों ने जो पादप के उत्तक है उसके बारे में पढ़ा कि पादप के जो उत्तक होते हैं दो आपके दिए हुए हैं। एक तो विभिजतक उत्तक का हमने प्रकार देखा, दूसरा स्थायी उत्तक देखा। विभिजतक उत्तक के जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो हम लोगों ने पढ़े हैं। स्थायी उत्तक के जो विभिन्न प्रकार है, सरल हो गया है ना, सरल स्थायी उत्तक, और जटिल जिसमें हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात आती है उत्तक तंत्र की, है ना। तो आपके इसी चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब अगर हम लोग तुम्हारा अभी जो कोर्स चेंज हुआ है ना, उस कोर्स में क्या किया है, जो पिछले कोर्स में 3-4 चैप्टर थे उनको कंबाइंडली मिलाकर एक चैप्टर बना दिया। इसीलिए अगर आप बुक को देखते हो तो उसमें मैटर आपके पास ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है। तो उसका रीजन यही है बेटा। तो ये जो चैप्टर है एक अदर चैप्टर हम मान सकते हैं, लेकिन चैप्टर 6 में ही दिया हुआ है आपके। तो हम लोग इसको कवर करेंगे और फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इंटरनल स्ट्रक्चर समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके प्रैक्टिकल की 4 नंबर की एक्सरसाइज है और प्लस उसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं थ्योरी में से। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा ना तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी अनुप्रस्थ काट पढ़ोगे, विभिन्न उत्तक के जो पादप के जो भाग हैं, चाहे वो तना ले लो चाहे वो जड़ ले लो, अगर आप उसके विभिन्न पार्ट पढ़ते हो तो आपको इन उत्तक के बारे में ही लिखना है, इन्हीं के बारे में। तो ये जो टॉपिक हम 2-3 दिन पढ़ेंगे वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, अदरवाइज उसके आगे वाला आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। सारी बात समझ में, ज्यादा फास्ट नहीं चलूंगी, धीरे धीरे थोड़ा ही पढ़ाऊंगी मैं, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है उत्तक क्या चीज होती है। तो उत्तक की अगर हम डेफिनेशन लेते हैं बेटा, तो कोशिकाओं का एक समूह होता है, यानी विभिन्न कोशिका मिलकर एक क्या बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। ठीक है, अब इस ये आपको सेल्स दिख रही है 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब इन कोशिकाओं की संरचना अलग हो सकती है, यानी आकार अमाप ये अलग हो सकता है, लेकिन उत्पत्ति और विकास, ठीक है, यानी जहां से इसका निर्माण हुआ, हो सकता है ये एक सेल, एक कोशिका थी, वो डिवाइड हुई, उसने क्या किया, दूसरी और तीसरी कोशिका बनाई, फिर ये डिवाइड हुई, चौथी और पांचवी कोशिका बनी, है ना। लेकिन उत्पत्ति यानी मदर सेल तो एक ही है, इनकी मातृ कोशिका तो एक ही है जहां से इसका निर्माण हुआ। तो हम उत्तक की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, ग्रुप मतलब समूह, जिनकी संरचना में भी अलग हो सकती है, लेकिन जिनकी उत्पत्ति और विकास यानी डेवलपमेंट होने का तरीका जो क्या है, सेम होगा। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। ठीक है, अब विभिन्न उत्तक, जैसे ये पहला उत्तक हो गया, फिर ये दूसरा उत्तक हो गया, तो विभिन्न उत्तक जब जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। आ रही है बात समझ में कि विभिन्न उत्तक जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, उत्तक तंत्र बनता है। इज इट क्लियर? दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई? यस मैम। है ना। उत्तक क्या है, कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति क्या हुई, समान, समान है। ठीक है, उत्पत्ति यानी मदर सेल एक हो सकती है, विकास जो हुआ है उनका वो तरीका एक हो सकता है। विभिन्न उत्तक जब जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, उत्तक तंत्र का निर्माण करते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़े बेटा। यस मैम। ओके, अब देखो हम क्योंकि पादप उत्तक के प्रकार पढ़ने वाले हैं, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सॉक्स। ठीक है, उन्होंने 1875 के अंदर, नीट में आने वाला क्वेश्चन है कि उत्तकों के विभिन्न प्रकार किसने दिए, तो सॉक्स नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने जो क्लासिफाई किया पादप उत्तक तंत्र को, वो 3 कैटेगरी में किया। ठीक है, पादप उत्तक तंत्र के जो प्रकार दिए, मैंने उत्तक लिख रखा है, उत्तक नहीं है, पादप उत्तक तंत्र के प्रकार सॉक्स के द्वारा 1875 के अंदर दिया, यानी हम तो आजाद भी नहीं हुए थे उस समय। ठीक है, तो 1857 की क्रांति बस हुई थी हमारे यहाँ, तो पर वहां पर जो विदेश है वहां पर साइंटिस्ट ये सब कर रहे थे। तो 1875 के अंदर उन्होंने पादप उत्तक तंत्र को 3 वर्गों में बांटा। पहला है अधिचर्मी, दूसरा है भरण उत्तक और तीसरा है संबंध उत्तक।
ठीक है, अगर मैं समझाती हूं, जैसे मैंने एक तना लिया, ठीक है, प्लांट का तना मालूम है ना, जो उसका ये इस तरीके से, ये मान लो कोई प्लांट है, तो इसका ये जो तना है ना, तो जो तना होता है, अगर उसको मैं इस तरीके से क्या करती हूँ, काटती हूँ, जैसे हम लोग क्या काटते हैं, मूली काटते हैं, गाजर काटते हैं सलाद बनाने के लिए, तो अगर इस तरह से हम काटते हैं तो उसे बोला जाता है अनुप्रस्थ काट। ऐसे लंबा काटेंगे तो अनुधेरी होती है, ऐसे काटते हैं, मतलब ये तना है, इसको मैं ऐसे काट रही हूँ सलाद की तरह, तो ये कट करना जो है वो क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट कहलाता है, टीएस कहलाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो मैं ये तना ले रही हूँ और इस तने की मैं क्या कर रही हूँ, अनुप्रस्थ काट जो है वो काट रही हूँ, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां पर इसको जब मैं काटूंगी तो सबसे बाहर इस तरीके से एक कोशिका की लेयर दिखेगी मुझे, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर होगी वो होगी हमारी अधिचर्म उत्तक। समझ आया, सबसे बाहर वाला क्या कहलाएगा, अधिचर्म उत्तक, ठीक है। फिर यहां पर इस तरीके से ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो है, यहां पर फ्लोएम ले लो, ये ले लो जाइलम, ठीक है, फ्लोएम और जाइलम, संवहन उत्तक तंत्र आ रहा है। मैंने आपको जाइलम और फ्लोएम पढ़ाया था, तब बताया था बेटा कि जब भी हमारे जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जब भी जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, संवहन उत्तक तंत्र का। तो यहाँ किसका निर्माण हुआ, ये क्या चीज है, संवहन उत्तक। समझ आ गया। अब इसके बीच में अधिचर्म और संवहन उत्तक, ये संवहन उत्तक है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बना रहे हैं, संवहन उत्तक, जो कि हमारा तीसरा है ना प्रकार। अब इन दोनों के बीच में पहला है अधिचर्म और तीसरा है संवहन उत्तक, इन दोनों के बीच में जितना भी उत्तक पाया जा रहा है, ये गैप को भर रहा है कि नहीं भर रहा है, ये उत्तक इन दोनों के बीच के गैप को भर रहा है कि नहीं भर रहा है, भर रहा है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, भरण उत्तक। भरण उत्तक। आ गया समझ में। तीन उत्तक तंत्र के कितने प्रकार है, तीन, पहला अधिचर्मी, दूसरा भरण उत्तक और तीसरा संवहनीय उत्तक। सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, अधिचर्म उत्तक की। इज इट क्लियर, ठीक है। फिर बीचों बीच यहाँ पर आपको इस तरह की संरचना मैंने बनाई है, ये जाइलम और फ्लोएम की होती है। जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है ना, जटिल उत्तक का प्रकार है। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में बनने वाले भोजन को कहाँ पहुंचाता है, जड़ों तक और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो जो तंत्र बनता है वो होता है संवहन उत्तक तंत्र। अब इन दोनों उत्तक तंत्र के बीच में जितना भी गैप बचता है वो कौन भरता है, भरण उत्तक भरता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार किसके द्वारा दिए गए, सॉक्स के द्वारा दिए गए, ठीक है। अब हम लोग जो शुरू करेंगे इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। भरण उत्तक को अभी नहीं पढ़ रहे आज, और संवहन उत्तक को भी बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अधिचर्मी या बाह्य त्वची तंत्र जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, आपकी बुक में अगर देखते हो तो रंध्र ही है, सिर्फ ओनली रंध्र के बारे में बता रखा है, वो डायग्राम मैंने बना रखा है। लेकिन ये एक संरचना होती है अतिवृद्धि के रूप में, रोम, एक कोशिकीय रोम, द्विकोशिकीय रोम, ये बहुकोशिकीय रोम, ये जो आप पढ़ते हो ये बार बार टर्म्स आते हैं, इसलिए मैं ये भी आपको समझा दूंगी। बुलिफॉर्म कोशिकाएं क्या होती है ये भी समझा दूंगी, और जल पुट्टिकाएं क्या होती हैं। ये सारी जो संरचनाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब जो आप देखने वाले हो ये इस बाहर उपस्थित लेयर के अंदर पाई जाती है। आ रही बात समझ में, बाहर वाली लेयर को हम क्या कह रहे हैं, अधिचर्म उत्तक। तो रंध्र अगर पाए जाएंगे बेटा, तो रंध्र भी इसी कोशिकाओं के बीच में इस तरीके से पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब क्या होता है, छेद, तो छेद इन्हीं कोशिकाओं के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। बाह्य त्वचीय अतिवृद्धियां होती है यानी रोम, तो ये भी आपको इसी के अंदर देखने को मिलेगी। फिर बुलिफॉर्म कोशिकाएं, दो कोशिकाएं, इन सारी कोशिकाओं में दो कोशिकाएं इस तरीके से फूल जाती है, ऐसी सबसे मोटी कोशिकाएं होती हैं, पढ़ाऊंगी मैं उनको, उसको बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहते हैं। तो ये भी इसी बाहर वाली लेयर में होगी। और जल पुट्टिकाएं
एक कोशिका जल के कारण बहुत ज्यादा मोटी होती है और जल संग्रहित करके रहती है। दैट मीन्स ये सारी की सारी जो चीजें उपस्थित है वो किसके अंदर उपस्थित है, इस बाह्य त्वचा की लेयर के अंदर उपस्थित है, जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मतलब कहने का मतलब है ये अधिचर्म के क्या है, भाग है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ओके बेटा, अभी हम लोग शुरू करेंगे किसको, अधिचर्म ऊतक को। इसकी कोशिकाओं की हम लोग विशेषता देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं होती है। तो लेट्स सी, देखो बाकी सारा मैं रब कर रही हूं, आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा। देखो पादप ऊतक है, पादप ऊतक का पहला प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं अधिचर्मी, या इसको बोला जाता है बाह्य त्वचीय, या फिर इसको बोला जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो देखो अगर मैं ये पौधा तना ले लेती हूँ, जड़ ले लेती हूँ, तो इसके बाहर इस तरह से सबसे बाहर कोशिकाओं की जो परत पाई जाती है, इस तरीके से उसे हम बोलते हैं बाह्य त्वचा या अधिचर्म, दोनों ही वर्ड यूज किए जाते हैं। ठीक है, अधि का मतलब होता है बायो में हमेशा ऊपर, कभी भी नाम आए बेटा अधि मतलब होता है ऊपर, और अधो अगर आता है बायो के अंदर तो आता है, इसका मतलब होता है नीचे। ये दो टर्म फिक्स है बायो के अंदर, अधि का मतलब ऊपर। ठीक है, तो ये लेयर आपको सबसे ऊपर और ऊपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? अब इसके अंदर आ रहे हैं ना भरण ऊतक और संवहन ऊतक, तो ये जो एक कोशिका की लेयर होती है, यानी हम कहेंगे कि अधिचर्म या बाह्य त्वचा क्या करती है, पादप के तने या जड़ वाला या पत्ती वाला भाग होता है उसकी सबसे ऊपरी परत का क्या करती है, निर्माण। समझ आ गया? अब एक डिफरेंस है यहाँ पर कि जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर, इस अधिचर्म के ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, पतली सी क्या हो जाती है, लेयर बन जाती है, जैसे मोम होता है ना, उस तरीके से किस में पाई जाती है, पत्तियों के अंदर। उसे बोला जाता है उपत्वचा या क्यूटिकल। क्या बोला जाता है, उपत्वचा या क्यूटिकल। यानी ये किसके बाहर होती है, हमारी जो बाह्य त्वचा या अधिचर्म जिसके बोल रहे हैं उसी की कोशिका क्या करती है, एक मोम जैसा पदार्थ जो होता है स्त्रवित करती है। वो मोम का जो पदार्थ होता है जिसे बोला जाता है क्यूटीन। क्या बोला जाता है, क्यूटीन। ये क्या होता है, मोम जैसा पदार्थ होता है, ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं ही इसका स्रवण करती है। ठीक है, जैसे ये कोशिका है यही इसको क्या करेगी, रिलीज होती है, और ये इसके ऊपर इस तरीके से जम जाता है। पत्तियों पे क्यों पाया जाता है, पत्तियों पे क्या पाए जाते हैं बेटा, सबसे ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं ना। उन रंध्रों से क्या होता है, जैसे पानी नहीं मिल रहा पौधे को, लेकिन जैसे ही धूप गिरेगी तो उस रंध्र के माध्यम से क्या होगा, पानी की हानि होगी। तो उस हानि को कम करने के लिए पत्तियों के ऊपर एक क्यूटीन जो होता है उस पदार्थ का जमाव हो जाता है इस बाह्य त्वचा के ऊपर, ताकि जल की हानि को क्या किया जा सके, रोका जा सके। ये क्यूटीन जो है वो फैटी एसिड से बना होता है, यानी जो वसीय अम्ल होते हैं, है ना, वसा के एस्टर जिन्हें हम बोला जाता है, तो वसीय अम्ल से इस क्यूटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। और ये क्यूटीन जब जम जाता है तो एक परत बन जाती है इस बाह्य त्वचा के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं उपत्वचा या क्यूटिकल। इज इट क्लियर? समझ आ गया? Yes, ma'am.
है ना। तो जैसे ही ये बाह्य त्वचा है उसके ऊपर एक पदार्थ जो है लेयर जम जाती है वैक्स जैसी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे सर्दियों के अंदर त्वचा फटती है तो हम क्या कर लेते हैं, वैसलीन लगाते हैं कि नहीं लगाते, वैसलीन लगाते हैं, वैसलीन की एक परत बन जाती है जिसकी वजह से जो ठंडी हवा है वो हमारी स्किन को नहीं फाड़ पाती है ना। तो सेम वैसे ही होता है कि पौधों के अंदर से जब जल की हानि होती है तो उस हानि को कम करने के लिए पौधों की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर उपत्वचा पाई जाती है। जो मरुद्भिद पादप होते हैं, जो मरुस्थल में पादप पाए जाते हैं, उनमें ये क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है ना। तो यहाँ पर ये जो उपत्वचा होती है वो क्यूटीन नामक पदार्थ की बनी होती है, मोम जैसा पदार्थ होता है, ठीक है। और ये फैटी एसिड का या वसीय अम्ल का बना होता है। यहाँ पर ये जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं यही इसको क्या करती है, उत्पन्न करती है। इज इट क्लियर, आ गया समझ में। तो ये ध्यान रखना कि उपत्वचा ऊपर पाई जाती है और उसके नीचे अधिचर्म पाई जाती है। किसमें, पत्तियों की जो पत्तियां जो होती है उसकी सतह पर, या फिर ऐसे मरुद्भिद पादप जिसमें तना जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। जैसे नागफनी, नागफनी में आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है, अगर नागफनी देखा हो तो एक्चुअली क्या होता है, ये तना होता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में चेंज हो जाती है, रेड रेड कांटे आते हैं नागफनी के ऊपर। तो ये जो तना है वो पत्ती के रूप में, तो इसके ऊपर भी क्या होगी, ये क्यूटीन का क्या होगा, आवरण पाया जाएगा ताकि जल की हानि को रोका जा सके। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये उपत्वचा और ये अधिचर्म, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उपत्वचा पाई जाती है। अब ये जो हमारी बाह्य त्वचा होती है वो एक कोशिकीय परत होती है। एक कोशिकीय परत का क्या मतलब होता है, यानी जैसे कोशिका की सिर्फ सिंगल लेयर पाई जाती है ऐसे, ठीक है। बहुकोशिकीय होता तो क्या होता, इसके नीचे एक लेयर और पाई जाती, फिर हम उसको क्या बोलते हैं, अधिचर्म। लेकिन अधिकांश पादपों में क्या होती है, ये सिंगल लेयर होती है, मतलब एक कोशिकाओं की जो सिंगल सिंगल कोशिकाएं जुड़कर इस परत का क्या करती है, निर्माण करती है। इसीलिए बोला जाता है कि एक कोशिकीय परत होती है। ये मत समझना कि सिर्फ एक कोशिका से निर्माण हुआ, सिंगल सिंगल लेयर जो है वो इस त्वचा का निर्माण कर देती है, यानी इसके नीचे और कोशिकाएं नहीं पाई जाती। किसकी, बाह्य त्वचा की। ओनली जो सिंगल लेयर होगी कोशिकाओं की इस तरीके से, वो ही क्या करेगी, निर्माण करेगी बाह्य त्वचा का। फिर इन दो कोशिकाएं, जैसे ये कोशिका और ये कोशिका, उसके बीच में इस तरीके से गैप नहीं होता। गैप होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतराकोशिक अवकाश, ठीक है। तो यहाँ पर गैप नहीं होता, ये पहली सेल है, ये बिल्कुल पास में इसके क्या होती है, चिपकी हुई होती है। समझ में आ गया। तो अंतराकोशिक अवकाश यानी दो कोशिकाओं के बीच में गैप नहीं होता। एक कोशिकीय परत से इसका निर्माण होता है, प्लस इसके बीच में अंतराकोशिक अवकाश नहीं होता। समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक बेटा, ठीक है। तो एक कोशिकीय परत है, अंतराकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, ठीक है। पर हाँ, कुछ कनेर और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो है बहुकोशिकीय परत जो होती है वो पाई जा सकती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शन अपवाद जो होते हैं वो सब जगह होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, यानी ये कोशिकाएं हैं उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है। हरित लवक का काम क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण करना, पौधे को कौन सा रंग देना, हरा रंग देना, ये हरित लवक का क्या है, काम है। समझ आया। तो इसमें हरित लवक क्या होता है, उपस्थित होता है। प्लस इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती है, रिक्तिकाएं यानी ये कोशिका है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर रिक्तिका पाई जाएगी तो इसका कोशिका द्रव्य जो होता है वो किधर हो जाता है, इस कोशिका भित्ति के पास में, ठीक है। तो ये कोशिका द्रव्य, तो कोशिका द्रव्य जो होता है वो भित्ति के पास में होता है। तो रिक्तिकाएं उपस्थित, ठीक है। उसके बाद कोशिका द्रव्य परिधि की ओर यानी कोशिका भित्ति की ओर, ये भित्ति होती है। भित्ति किसकी बनी होती है, इसकी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। क्या होती है सेल्यूलोज, वो हम लोग
भित्ति के बारे में, रिक्तिका के बारे में, कोशिका द्रव्य के बारे में हम सेल वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा, वीडियोस है यूट्यूब पे, देख लेना, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बार बार आती है, फिर समझ में नहीं आता। रिक्तिकाएं क्या होती है? खाली जगह होती है जिसके अंदर भोजन का संग्रहण किया जाता है। हरित लवक वो संरचना होती है जिसमें पर्ण हरित पाया जाता है, और प्रकाश संश्लेषण यानी पौधे को भोजन बनाने में क्या करता है? मदद करता है। कोशिका द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाने वाला तरल होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग यानी अंतर्द्रव्य जालिका, गोलजिका, ये सारी संरचना क्या होती है? पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य एक परत के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। रिक्तिका के चारों ओर भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका द्रव्य परिधि की ओर है, रिक्तिकाएं उपस्थित होती है, हरित लवक उपस्थित होता है। एक कोशिकीय परत है, कोशिकाओं के बीच में, कोशिकाओं की भित्ति जो होती है उसके बीच में गैप नहीं होता, दोनों कोशिकाएं आपस में ऐसे चिपकी हुई होती है, इसीलिए कहते हैं कि इसमें अंतरा कोशिक अवकाश जो है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है मेन विशेषताएं हो गई। अब देखो, हम लोगों ने देखा था कि जो बाह्य त्वचा होती है, बाह्य त्वचा जो है उसके अंदर विभिन्न संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना अभी मैंने बताई थी, कौन सी थी? रंध्र। तो रंध्र के बारे में आपको क्या दिया हुआ है? बड़ा दिया हुआ है, और इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आता है कि रंध्र की या स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। आ रही बात समझ में? तो आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, देखो यहाँ पर स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो ये देखो, डायग्राम पे आपको ये नजर आएगा। तो ये जो है रंध्र है वो किसमें पाए जाते हैं? बाह्य त्वचा जो होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कैसे समझेंगे इसको कि ये कोई तना है, इसकी ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं, एक कोशिका युक्त, एकल कोशिका युक्त परत होती है ना? तो ये बाह्य त्वचा या अधिचर्म है, अधिचर्म के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बीच में यहाँ पर ये इस तरीके से, ये रंध्र इस तरीके से पाए जाएंगे, ऐसे ऐसे, और फिर इसके चारों ओर इस तरीके से कोशिकाएं, इस तरीके से। समझ आया? तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके की पाई जाती है जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसके विभिन्न भाग आप देख रहे हो, कौन कौन से भाग है यहाँ पर। डायग्राम को समझना बेटा, रंध्र की स्ट्रक्चर इससे समझ में आ जाएगी, और आपको ये जो रंध्र की संरचना या स्टोमेटा की संरचना, इसका ये डायग्राम बना के आपको संरचना का वर्णन मांगा भी जाता है। तो देखो इसके अंदर ये तो छिद्र है, इसको तो अपन रंध्र बोलते हैं। अब इस रंध्र, ये व्हाइट व्हाइट जो आपको दिख रहा है वो हमारा क्या है? रंध्र। ठीक है, अब इस रंध्र की ओर ये आपको दिख रही है राजमा जैसी ग्रीन कलर की सेल्स दिख रही हैं, दो दिख रही है। तो ये ग्रीन कलर की जो सेल्स होती हैं उनको कहा जाता है द्वार कोशिकाएं। ये हो गया सफेद वाला रंध्र। रंध्र मतलब क्या हो गया? खड्डा, छिद्र। ठीक है, अब ये छिद्र है वो घेरे रहता है ऐसे ग्रीन जो हमारी कहें हम लोग वृत्ताकार किडनी के समान या फिर राजमा के जैसी स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं द्वार कोशिकाएं। ये लिखा हुआ है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मतलब होता है द्वार कोशिकाएं। अब इस द्वार कोशिका में आप देख रहे हो ये लिखा है पिंक कलर का जो एक स्ट्रक्चर बनी हुई है, और इस पे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLS। ये ग्रीन कलर की जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, वो संरचना जो प्रकाश संश्लेषण में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है, तो ये जो पिंक कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक, ये हमारी हरित लवक है। ये ग्रीन पूरा जो दिख रहा है आपको पार्ट, उसको हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये रंध्र है, और ये यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस मतलब इस कोशिका का क्या है? केंद्रक है। ये देखो पीला पीला सा इधर दिख रहा है ना? तो ये न्यूक्लियस, ये केंद्रक पाए जाते हैं। प्लस अब इन द्वार कोशिकाएं या हरी कोशिकाओं के साइड में आपको कोशिकाएं दिख रही है, ऑरेंज कलर की, रेड कलर की सी, इन्हें बोला जाता है सहायक कोशिकाएं। समझ में आ गया बेटा? समझ आ रहा है? हाँ मैम। हाँ,
तो ये हो गया सफेद वाला रंध्र, ये हो गई दोनों द्वार कोशिकाएं, ये द्वार कोशिका का केंद्रक, ये हो गया हरित लवक द्वार कोशिका का, और द्वार कोशिका के दो चारों ओर जो उपस्थित संरचना है वो हमारी कहलाती है सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब देखो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उनकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, देखो दूसरे डायग्राम से हम समझेंगे। यहाँ पर ये एक बीजपत्री की है रंध्र, और ये है आपके सॉरी ये द्विबीजपत्री का है और ये एक बीजपत्री का है। ठीक है, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप में, द्विबीजपत्री में जो ये रंध्र की द्वार कोशिकाएं होती हैं वो आपको किडनी के समान दिखेगी या राजमा के समान दिखेगी, और एक बीजपत्री के अंदर जो संरचना दिखती है ये देखो, ये आपको पता है कि कुछ लोग जो पहलवान होते हैं या फिर जिमिंग वगैरह जो करते हैं उसमें क्या होता है, डंबल जैसी स्ट्रक्चर होती है, डंबल उठाते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, इस तरीके से हाथ में लेके और यूं यूं करते हैं अपने मसल्स को बनाने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डंबल के समान होती है। तो ये इन दोनों की ध्यान रखना कि द्विबीजपत्री में वृत्ताकार या आधे चांद के समान दिखती है संरचना, और एक बीजपत्री जो होती है उनकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो डंबल के समान या डुगडुगी के समान, मैंने लिखा है नोट्स के अंदर, है ना, तो उसके समान होती है। अब एक दूसरी चीज देखो आप यहाँ पर, ये अंदर वाली जो द्वार कोशिका की भित्ति है वो काली काली मोटी कर रखी है, लेकिन ये जो बाह्य परत आपको दिख रही है ये कैसी है, पतली। आ रही बात समझ में? तो इस द्वार कोशिका की अंदर वाली भित्ति, ये काली काली जिस पे मेरा एरो चल रहा है, ये होती है मोटी, और ये बाहर की ओर जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये कैसी होती है, पतली। तो पतली और मोटी होने का रीजन ये बेटा कि ये रंध्र को खुलने और बंद होने में मदद करती है। तो इसको मैं अब समझाती हूँ आपको, तो ये इंपॉर्टेंट है चीज, ध्यान रखना आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम बना रखा है रंध्र का, ये हो गया रंध्र, छिद्र मतलब, अब ये जो झिल्ली होती है यहाँ पर ये दो कोशिकाएं दिख रही है, ये कैसी होती है, द्वार कोशिकाएं होती है। ये द्विबीजपत्री की है इसलिए किडनी के समान है, और एक बीजपत्री में होती तो ये ऐसे डंबल के समान होती, जिसको हम हाथ में लेके एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है द्वार कोशिकाओं में। अब यहाँ पर ये जो बीच में आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, हरित लवक, और इस तरीके से इसका केंद्रक भी क्या होता है, पाया जाता है। और इसके साइड में ये जो सेल्स आपको देख रहे हो ये होती है हमारी सहायक कोशिकाएं। ठीक है, अब ये है अंदर वाली भित्ति जो होती है द्वार कोशिकाओं की, ये होती है मोटी, और ये बाहर वाली जो आपको दिख रही है भित्ति ये होती है पतली। क्या होता है बेटा, जब भी इन कोशिकाओं के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, जल का अवशोषण होने पर कोशिका द्रव्य की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इस भित्ति पर एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं स्फीति दाब। तो स्फीति दाब जैसे ही बढ़ता है, कोशिका द्रव्य के द्वारा कोशिका भित्ति पर एक दाब डाला जाता है, एक प्रेशर डाला जाता है, उसकी वजह से ये जो बाहर की भित्ति है वो पतली है, तो वो इजीली क्या हो जाएगी, जैसे ये है, ठीक है, अगर इस भित्ति पे बाहर से अंदर से ऐसे हम दाब डालेंगे तो ये किधर खिसकेगी, इधर खिसकेगी, तो वैसे ही बीच से जब दाब होता है तो ये ऐसे खिसक जाती है और ये रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। आ रही बात समझ में? और ये दाब जब कम होता है तो रंध्र वापस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, स्फीति दाब का मतलब ये है कि इस द्वार कोशिका के कोशिका द्रव्य के द्वारा इस भित्ति पर दाब डाला जाता है। अब इधर से प्रेशर डाला जाएगा तो ये इधर खिसकेगा तो ये रंध्र खुल जाएगा, ये प्रेशर कम होगा तो ये वापस रंध्र क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। रंध्र का काम होता है, क्या काम होता है, CO2 और O2 का क्या करना, संवहन करना, यानी आदान, गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, जल की जो अतिरिक्त मात्रा लॉस्ट हो रही है उसको रोकना, तो ये रंध्रों के काम होते हैं। समझ आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद आता है रंध्र के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है आपके उभयरंध्री और दूसरा होता है अधो। अधो का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, नीचे।
तो पत्तियों की क्या होती है, ऊपर वाली सतह पे रंध्र कम होते हैं, लेकिन जो नीचे वाली सतह होती है उस पे रंध्रों की क्या होती है, अधिकता। तो ऐसी पत्तियों को हम बोलेंगे अधोरंध्री, और रंध्र ऊपर और नीचे दोनों पे समान हो तो उसे बोलेंगे उभयरंध्री। उभयरंध्री पत्तियां होती हैं किसकी, एक बीजपत्री पादप की, और अधोरंध्री होती हैं द्विबीजपत्री पादप की। समझ में आ गया। इसके अलावा ये जो हमारी बाह्य त्वचा होती है उसकी कोशिकाओं के द्वारा इस तरीके की संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है हेयर्स, या जो सूक्ष्म। हाँ मैम कुछ दिख नहीं रहा है, ब्लैक ब्लैक आ गया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा बेटा, अभी भी नहीं दिख रहा। नहीं मैम। नहीं मैम। वो नेटवर्क नहीं होगा, नेटवर्क की वजह से होगा, कोई नहीं, जहां पे छूटे वहां वीडियो आ जाएगा आपका, देख लेना, ठीक है। तो जो अतिवृद्धि, सेकंड जो हमारा था अतिवृद्धि। अतिवृद्धि का मतलब होता है रोम, ठीक है। यानी ये जो हमारी बाह्य त्वचा है इसकी कोशिका जो है उसका कोशिका द्रव्य और उसकी जो झिल्ली होती है बढ़कर ऐसी बाल जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, इसे सूक्ष्म रोम कहा जाता है। ये रोम जो होते हैं वो अगर एक इस तरीके से तो एक कोशिकीय कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनकी स्ट्रक्चर ऐसी फिर ऐसी और फिर ऐसी है तो ऐसे क्या कहलाएंगे, बहुकोशिकीय रोम, ठीक है। रोम की उपस्थिति कहाँ पाई जाती है, जड़ों के अंदर ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये रोम जल अवशोषण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो जो रोम पाए जाते हैं अतिवृद्धि के रूप में, ये किसमें पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर, जड़ों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें पाए जाते हैं। फिर आता है आपके नेक्स्ट जो अतिवृद्धि है, नेक्स्ट अतिवृद्धि के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो आपके स्ट्रक्चर आती है बुलीफॉर्म कोशिकाएं। जैसे ये हमारी बाह्य त्वचा है तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं दो ले लो, इस दो कोशिकाएं जल अपने अंदर समाहित करके ऐसे फूल जाती है, बड़ी हो जाती है सबसे ज्यादा आकार में, ठीक है। अब ये इन कोशिकाओं को हम कहते हैं बुल्लीफॉर्म कोशिकाएं। क्या काम है इनका, जब भी जल की कमी होगी तो ये कोशिकाएं ऑटोमेटिकली क्या होगी, अंदर इस तरीके से घूम जाएगी, ठीक है। और क्या करेगी, जल की जो मात्रा लॉस हो रही है उसको रोक देगी, ठीक है। तो ये जो फुली हुई कोशिका, बुली का मतलब होता है फुली हुई, तो अगर जो फुली हुई कोशिकाएं हैं, फुली हुई कोशिका को हम कहेंगे बुलीफॉर्म कोशिकाएं। और जैसे ही जल की कमी होगी ये इस तरीके से मुड़ जाएगी अंदर की तरफ, और अतिरिक्त जल के जो लॉस है उसको क्या करेगी, कम कर देगी। समझ में आ गया। और लास्ट आती है आपके जल पुट्टिका। यहाँ पर क्या करती है कोशिका, एक जो होती है वो जल संग्रहण का काम करती है और इन सारी कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, इसे बोला जाता है जल पुट्टिका। ये क्या करती है, जल संग्रहण का काम करती है। तो इस तरीके से ये आपका अधिचर्मी या बाह्य उत्तक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, इसकी बाह्य त्वचा की कोशिका में अगर सिलिका का जमाव हो जाता है तो उसे सिलिकोसिस जो सेल्स होती हैं या सिलिकोसाइट कहा जाता है, कुछ कंटेंट होते हैं वो जम जाते हैं। उसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है अंगूर के गुच्छे के समान इन कोशिकाओं में जम जाता है ना। तो इस तरीके से ये जो कोशिकाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, अंगूर के गुच्छे के समान कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसको सिस्टोलिक सेल कहा जाता है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जम जाता है अंगूर के गुच्छे के समान तो उसे सिस्टोलिक सेल्स कहा जाता है। ये आपको मैंने नोट्स के अंदर दिया है। और अपनी बेटा नेटवर्क चला गया है शायद, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। लास्ट का जो वीडियो है वो आप लोग उस पे देख लेना बेटा। अभी मैं आपको वीडियो डालूंगी ग्रुप के अंदर, तो जो जिनको बच्चों को लास्ट में नहीं दिखा वो देख लेना, ठीक है। ओके ओके, एंड कर रही हूँ बेटा मीटिंग में। ओके मैम। ओके बेटा।